नमस्कार दोस्तों, आरएल के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको एनईपी 2020 भी कहते हैं। तो दोस्तों यह टॉपिक जो है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटी से लगाकर बड़ी शिक्षक भर्ती में भी इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एनईपी 2020 के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो एनईपी पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पेपर में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को इन्हीं से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं एनईपी 2020। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक चरण। इसके चरण थे और उन चरणों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रारंभिक चरण के बारे में। तो प्रारंभिक जो चरण था उसमें जो बालकों की आयु थी वो 3 से 8 वर्ष रखी गई थी। 3 से 8 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक चरण में बालकों की उम्र कितनी है? 3 से 8 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रारंभिक चरण का मुख्य फोकस क्या है, कि जो प्रारंभिक चरण था इसका मुख्य फोकस क्या था। तो इसकी बात करते हैं, युवा शिक्षार्थियों का समग्र विकास, जिसमें मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही सामाजिक भावनात्मक सीखने और रचनात्मक अन्वेषण भी शामिल है। तो इन चीज़ों पर क्या किया गया है? मुख्य फोकस किया गया है, ठीक है। जैसे मौलिक साक्षरता है, संख्यात्मकता है, ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही सामाजिक भावनात्मक और रचनात्मक आदि अन्वेषण यानी खोज आदि को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो अब आगे चलते हैं आगे। दूसरा आता है प्रारंभिक चरण के लिए नई संरचना क्या है। जो प्रारंभिक चरण है इसका नई संरचना क्या है? नई स्ट्रक्चर। तो इसकी जो नई संरचना है वो कितनी है दोस्तों? 5+3 ये संरचना है इसकी। 5+3 संरचना है, जिसमें पूर्व स्कूल 3 से 8 वर्ष को एकल प्रारंभिक चरण में शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो प्रथम चरण है वो कहाँ से होगा? 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक चरण के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है। प्रारंभिक चरण के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? यहां पर विशेषता की बात की गई है कि जो प्रारंभिक चरण है उसके पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या रहेगी। तो ध्यान रखिए, खेल आधारित शिक्षण यानी खेल पे आधारित होगा शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र होगा, गतिविधियां होती रहेगी। मातृभाषा निर्देश और विभिन्न विषयों के एकीकरण पर जोर दिया गया है। इसमें देखो, खेल आधारित शिक्षण पर, गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र पर, मातृभाषा निर्देश और विभिन्न विषयों के एकीकरण पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? प्रारंभिक चरण की विशेषता है। अब हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा ये इसका अगला चरण है। स्कूली शिक्षा जो है 8 से 18 वर्ष तक, 8 से 18 वर्ष के बालकों के लिए। इसके अंतर्गत देखिए स्कूली शिक्षा के लिए नई संरचना क्या है। तो स्कूल की जो शिक्षा है उसके लिए नई जो संरचना है वो कौन सी है? वो है 5+3+3+4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 5+3+3+4। ये जो संरचनात्मक ढांचा है ये नया ढांचा है, ठीक है, जिसमें 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा शामिल है, ठीक है। ये जो यहां तक है ये तो कहाँ है? स्कूली शिक्षा है, और ऊपर की जो 4 वर्ष की ये क्या है? उच्च शिक्षा है, ठीक है। आई समझ में? 10 वर्ष तो क्या है? स्कूली शिक्षा और 4 वर्ष क्या है? उच्च शिक्षा है। चलो आगे चलते हैं। नए स्कूल पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? नए स्कूली पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? नए स्कूली पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता यानी कि जो नया पाठ्यक्रम है उसकी क्या विशेषता है? तो यह है बहुविषयक शिक्षा होगी, अनुभवनात्मक शिक्षा होगी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और कम पाठ्यक्रम भार यानी कि पाठ्यक्रम पर जो बोझ है वो कम होगा, और व्यावसायिक शिक्षा पर बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसको बढ़ावा दिया गया है, किसको? व्यावसायिक शिक्षा को। यानी कि शिक्षा को बच्चा आगे चलकर क्या बना ले? व्यवसाय बना ले, उससे कमाई धमाई कर सके, तो उस पर काफी जोर दिया गया है। चलते हैं आगे। बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन है? बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन किया गया है? जो एनईपी 2020 है उसके आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में क्या परिवर्तन किए गए हैं? तो देखिए, कई आकलनों के साथ एक नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं
भी शामिल है, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं भी शामिल है, ताकि तनाव कम हो और समग्र विकास को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो ये बोर्ड परीक्षाओं में परिवर्तन किया गया है, नई मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक शिक्षा में क्या परिवर्तन है। जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए एनईपी 2020 के आधार पर, है ना। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की। कक्षा 6 से, ध्यान रखना व्यावसायिक जो शिक्षा है उसकी शुरुआत कहां से होगी, कक्षा 6 से। कक्षा 6 से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसमें कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसमें कौशल विकास यानी कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के कौशल सिखाएंगे जो आगे चलकर उद्यमिता यानी कि जो उद्योगपति होते हैं उसी प्रकार से उद्योग, काम धंधे, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। अब बात करेंगे हम उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा में देखिए, उच्च शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन क्या है। जो उच्च शिक्षा है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है एनईपी 2020 में, है ना। तो बहुविषयक शिक्षा है, बहुत सारे विषय हैं इसमें, है ना। और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अनुसंधान और नवाचार पर बढ़ा हुआ ध्यान और संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता हुई है, ठीक है। यानी कि अनुसंधानों और नवाचारों पर क्या हुआ है, इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है, ताकि आगे चलकर जो अनुसंधान है, विश्वविद्यालय हैं, इनकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि एनआरएफ क्या है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन क्या है, तो भारत में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए एक नया क्या है, निकाय है, एक नया निकाय है। कौन, एनआरएफ, फुल फॉर्म याद रख लेना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा में क्या परिवर्तन है। शिक्षक शिक्षा में क्या परिवर्तन है, तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो है कार्यक्रम, इसकी शुरुआत और शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाया गया है। इसमें 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। अब हम बात करते हैं शासन और प्रशासन, ये चरण है इसका, शासन और प्रशासन एनईपी 2020 का, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रश्न, नए शिक्षा आयोग की भूमिका क्या है। नए शिक्षा आयोग की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका की बात करें तो देखिए, प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर सरकार को सलाह देना और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर सरकार को सलाह देंगे और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर निगरानी करेगा। कौन, शिक्षा आयोग। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, जिसकी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि एनईटीएफ, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है, तो देखिए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल संसाधन विकसित करना। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना और डिजिटल संसाधन विकसित करना किसका काम है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का, ठीक। अब चलते हैं मुख्य विषय, इसके एनईपी 2020 के मुख्य विषयों की बात करते हैं, जिसके अंदर देखिए समानता और समावेश पर क्या जोर दिया गया है। जो समानता और समावेश है उस पर क्या जोर दिया गया है, तो समानता और समावेश जो है वो सभी के लिए, विशेषकर हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि सभी को क्या करना है, सभी को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाना है, पहुंचाना है, ठीक है। ये क्या है, समानता और समावेश पर जोर दिया गया है। आगे बहुभाषावाद पर क्या जोर दिया गया है, बहुभाषावाद, याद रखना बहुभाषावाद, यानी कि जो एनईपी 2020 है इसमें बहुत सारी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उन्हीं में बच्चों को जो हम पढ़ाई करवाएंगे वो क्या है, मातृभाषा में शिक्षा देंगे, ठीक है, जिससे बहुभाषावाद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समग्र विकास पर क्या जोर दिया गया है। समग्र विकास पर क्या जोर दिया गया है, तो छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। यह क्या है, समग्र विकास है, किसका, देखिए छात्रों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, किसका, एनईपी 2020, ये ध्यान, ठीक है।
अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण पहलू समझेंगे हम एनईपी 2020 के। इसमें देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षक शिक्षा यानी कि एनसीएफटीई की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा शिक्षक शिक्षा, इसकी भूमिका क्या है? तो एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन करना। एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास का क्या करना? मार्गदर्शन करना। ये क्या है? एनसीएफटीई की भूमिका है। अब आगे, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षक मानक एनपीएसटी की भूमिका क्या है? तो शिक्षक गुणवत्ता और व्यावसायिक विकास के लिए मानदंड निर्धारित करना। जो शिक्षक गुणवत्ता है यानी कि शिक्षकों के अंदर जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, और व्यावसायिक विकास उनके लिए क्या करना है? मानदंड निर्धारित करना है। आगे, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र एनएसी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की भूमिका क्या है? तो छात्रों के सीखने के परिणामों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आकलन विकसित और प्रशासित करना है। जो एनएसी है उसकी भूमिका क्या है? छात्रों के सीखने के परिणामों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आकलन विकसित करना और प्रसारित करना ही इसकी क्या है? भूमिका है। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे वीडियो में हम इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आप अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में आप अभी तक बने हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही और चुनिंदा टॉपिकों के वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं के। ठीक है, अब देखिए आगे, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की भूमिका क्या है? तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो शिक्षा है उसमें क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इसको हम क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। और डिजिटल संसाधन विकसित करना है। डिजिटल संसाधन क्या करेंगे? हम शिक्षा के लिए विकसित करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या हो? जल्दी से विकास हो। ठीक है, डिजिटल संसाधन का मतलब यहाँ दोस्तों है जो टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर डिजिटल संसाधन, जैसे डिजिटल बोर्ड हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया के उपकरण हैं, वो डिजिटल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उनका क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, विकसित करेंगे उनको। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल, राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थान की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थान की भूमिका क्या है? तो ये क्या करेंगे? पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाना है। ये क्या करेगा संस्थान? जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा है उसकी देखभाल और सेवाओं को क्या करेगा? मजबूत बनाएगा। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भूमिका क्या है? तो सभी शिक्षार्थियों के लिए लचीले और सुलभ शिक्षा के अवसर प्रदान करना। सभी शिक्षार्थियों के लिए लचीले और सुलभ शिक्षा के अवसर कौन प्रदान करेगा? NIOS, ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की भूमिका क्या है? ठीक है, यहां पर हम जितने भी निगम की बात कर रहे हैं, संस्थानों की बात कर रहे हैं, उन सभी की भूमिका के आधार पर ही ये वीडियो बनाया गया कि कौन से संस्थान की कौन सी या कैसी भूमिका है शिक्षा के में। तो देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की भूमिका क्या है? तो कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये क्या करेगा निगम? ये करेगा शिक्षा के अंदर क्या करेगा? कौशलों को विकसित करवाएगा। जो बच्चों के अंदर कौशल हैं उनको क्या करेगा? विकसित करेगा, और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देगा। जब कौशल विकसित होगा तो व्यवसाय अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो जितने भी कौशल हैं अच्छे से इनको याद करना, एक एक की भूमिका आपको याद रखनी है। आगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की भूमिका क्या है? तो विभिन्न मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देना। जो उच्च शिक्षा के संस्थान है उनको क्या देंगे? रैंक देंगे। कौन देगा? NIRF। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद यानी NSE की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद की भूमिका क्या है? तो ये क्या करेंगे? उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रम को मान्यता देंगे। उच्च जो शिक्षा के संस्थान हैं और उनके अंदर कार्यक्रम जो है उनको क्या देंगे? मान्यता देंगे।
कौन देगा? एनएसई। आगे और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना एनसीटीई की, एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो ये परिषद क्या करेगा? शिक्षक शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को विनियमित करेंगे। शिक्षक शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को विनियमित कौन करेगा? एनसीटीई। ठीक है, आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की भूमिका क्या है? की भूमिका क्या है? तो ये क्या करेगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देखिए, भारत में उच्च शिक्षा का समन्वय और विनिमय करना। ये क्या करेगा? भारत में उच्च शिक्षा का समन्वय है और उसका क्या करेगा? विनियमन करेगा। आगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका देखिए क्या है? भारत में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना है। अगला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से फुल फॉर्म याद करना। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है और यह आगे चलकर एक अलग से यूनिवर्सिटी बनने वाली है, एनसीईआरटी वाली है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अधिकांश तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं एनसीईआरटी का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसकी क्या भूमिका है? शैक्षिक संस्थान और सामग्री का विकास और प्रसार करना। क्या करेंगे ये? शैक्षिक संसाधन और सामग्रियों का विकास करवाएंगे और इनका प्रसार करेंगे। प्रसार का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको बढ़ावा देंगे। आगे सीबीएसई, सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका क्या है? तो इससे संबंध स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना। ये क्या करवाएगा? स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करवाएगा। कौन? सीबीएसई। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परिषद की भूमिका क्या है? तो इससे संबंध स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना। ये भी क्या करवाएगा? स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करवाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसके लिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट rlkclasses.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाइएगा, आप NEP 2020 सर्च करिए और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वीडियो हम आगे लेके आने वाले हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।